नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, इस बार बिहार में कांग्रेस ने अपने सभी महारथियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। कृष्ण और कन्हैया की जोड़ी जो है बिहार में इस बार खूब धमाल मचाने जा रही है। कन्हैया ने जब से अपना पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की शुरुआत की है, तब से जो है खलबली मच गई है, खास करके महागठबंधन में। और महागठबंधन के जितनी भी पार्टियां हैं, उन पार्टियों में एक तरह से खलबली मच गई है। और मीडिया का भी एक खास धड़ा जो है वो लगातार कन्हैया की यात्रा को फेल बताने में जुट गया है। तमाम बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश मिश्रा उर्फ बाबा हैं, और दूसरी खाली बाबा बोल दीजिए। खाली बाबा बोल दें। तमाम बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबा हैं, और एक तरफ बाल कृष्ण है, एक तरफ बाबा हैं और एक तरफ बाल हैं। दोनों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बाबा, आपसे ये जानना चाहते हैं कि कन्हैया की यात्रा जो निकली है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है, जो मैंने अपने जीवन में देखा है, यात्राओं को या आंदोलन को, कोई भी आंदोलन और कोई भी यात्रा निष्फल नहीं होती है। कोई ना कोई इसका फल जरूर निकलता है। बात अब कन्हैया कुमार की कर रहे हैं, तो कन्हैया कुमार पहले से ही चर्चित चेहरा हैं। चाहे उनके जेएनयू में छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में आप देख लें, या और भी कई बातें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। चुनाव लड़ने से लेकर के, जब बिहार में 2019 में चुनाव लड़ने आए थे, तभी वो काफ़ी चर्चा में थे। कन्हैया को जिस तरह से ला करके लॉन्च किया है कांग्रेस ने, हालांकि कांग्रेस बहुत दिल पर पत्थर रख करके ये फैसला ली होगी, क्योंकि लालू प्रसाद के साथ रह करके आप कन्हैया को बिहार में लॉन्च नहीं कर सकते हैं। लालू प्रसाद के पास ऑलरेडी एक कन्हैया हैं, तेजस्वी यादव, एक कृष्ण भी हैं, तेज प्रताप यादव। तो सवाल ये उठता है कि लालू प्रसाद क्यों चाहेंगे कि कोई बुद्धिजीवी, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई ज़्यादा वोकल, कोई तथ्यों को ज़्यादा समझने वाला व्यक्ति उनके सामने आकर के खड़ा हो। कन्हैया, आपको याद होगा कि जब एक माहौल बना था और कन्हैया कुमार को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही थी, तो कन्हैया कुमार जब पहली बार फ्रेम में आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी, 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले कन्हैया कुमार को बदनाम करने की कोशिश की गई। कन्हैया कुमार को लेकर के बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद 2019 के चुनाव आया। उससे पहले आपको याद होगा कि 2015 में नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे अलग से। कन्हैया कुमार जब पटना आए थे तो उनका ग्रैंड वेलकम हुआ था। चाहे वो लालू प्रसाद की बात कर लें, नीतीश कुमार की बात कर लें, अशोक चौधरी की बात कर लें, ये सारे लोगों ने किया था। कन्हैया कुमार यहाँ से, बिहार से उनको बाहर रखा गया, और इसके पीछे सबसे बड़ी रणनीति थी कि तेजस्वी यादव को कोई सामने से टक्कर नहीं दे पाए। तो इसमें एक तरह से तो आप मान के चलिए कि लालू प्रसाद इसमें सफल रहे। लेकिन अब जबकि कांग्रेस को ये पता चल रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से अब समाप्त होने की स्थिति में बिहार में है, उंगली पकड़ के चलते चलते अचानक से उससे हाथ भी छूट जा रहा है। जैसे चाह रही है, आप 2024 के चुनाव में देख लीजिए कांग्रेस ने क्या किया है। कांग्रेस को जिस तरह से लालू प्रसाद ने ह्यूमिलिएट किया है, वो किससे छुपा है? बिना कांग्रेस से बात किए हुए सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर लिए। पहला राउंड का जो चुनाव हुआ, उसमें किसी से पूछा तक नहीं गया, अपने चारों उम्मीदवार खड़ा कर दिए। ये सभी बातें इस बात की तरफ इशारा करती है कि कांग्रेस को सिर्फ खिलौना समझ करके लालू प्रसाद चल रहे थे, और कांग्रेस भी किसी तरह से मजबूर थी कि उससे बड़ी लड़ाई लड़नी थी। उस लड़ाई में लालू प्रसाद का साथ चाहिए था उसको बिहार में। लेकिन अब कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जब परिसीमन होगा, 2029 का चुनाव होगा, तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है ना, कि जब परिसीमन होगा, वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव होगा, तो उसमें अपनी शक्ति आपको अपने खुद से संचित करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और उसमें आप देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी शक्ति संचय करके तैयार खड़ी है। 21 से ज़्यादा राज्यों में उसकी सरकारें चल रही हैं। बिहार में भी आप देखिए नीतीश कुमार किस तरह से चल रहे हैं। देखने से तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नीतीश कुमार के हाथ में कमान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विपक्ष कह रहा है, और जो नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार कहते कुछ है, होता कुछ है, आस्ते से उनको रोक दिया जाता है और रहने दीजिए ना, होता गया। तो कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी आ गई है, और इसको रोकने के लिए निश्चित रूप से एक रास्ता चाहिए। कांग्रेस को आगे 2029 के चुनाव में वन नेशन वन इलेक्शन लड़ना है। इसके लिए वो बिहार में भी अपनी शक्ति संचय करके, शक्ति को मजबूत करके और आगे बढ़ना चाहती है। आपने पूछा 7 सवाल, उन सवालों के जवाब में और इन सारे विश्लेषणों में छुपा हुआ है कि कन्हैया कुमार की यात्रा को जितना भी आप फेल बताएं, निष्फल बताएं, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं
काम जरूर करेगी, लोगों तक पहुंचेगी जरूर। खास करके यूथ अगर कनेक्ट हो गया, जैसे 2020 में आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव भले ही सरकार में नहीं बना पाए हो, लेकिन कनेक्ट तो यूथ हुआ था ना, नौकरी का उन्होंने बात किया था। और पलायन और नौकरी को लेकर के कन्हैया कुमार आए हैं, तो निश्चित रूप से एक मुद्दा तो उन्होंने जरूर दे दिया है। और इस मुद्दे पर देखना अभी तो शुरुआत है। तो हमारे यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है भोजपुरी में कि जामते लइकवा आवते बहुरिया, जौन लइया लगइबा तौने लागी। कन्हैया कुमार आ गए हैं। कन्हैया कुमार का स्वरूप भी बढ़िया है। कृष्णा अलावरू और कन्हैया, कृष्ण कन्हैया की ये जोड़ी है, कहीं ना कहीं कांग्रेसियों में एक स्पार्क जरूर नजर आ रही है। और आज आपने सदन में देखा होगा कांग्रेसियों के चेहरे पर, तो एक अलग तरह का भाव नजर आया होगा। उनको लगता है कि हम अब किसी के पीछे नहीं चल रहे हैं, बल्कि हम लीडर हैं। इसी भाव पे चर्चा करेंगे। बाला भैया, आप बताइए ये कि सबसे पहले कांग्रेस ने अपना कप्तान कोच बदला, कृष्णा अलावरू जी को मैदान में उतारा। कृष्णा अलावरू जी ने रिचार्ज कर दिया कांग्रेसियों को, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर दिया, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे कन्हैया को भेज दिया, ठीक है। हालांकि कप्तान अभी भी वही है, लेकिन ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे कन्हैया को यहाँ भेज दिया। क्या लगता है ये रणनीति कांग्रेस की कितनी बेहतर है? देखिए, बिहार में अभी रणनीति ही युवाओं पर चल रही है। चाहे जेडीयू की बात करें तो निशांत की चर्चा होती है, आप जेडी की बात करें तो तेजस्वी की चर्चा होती है। तो कांग्रेस पीछे क्यों रहे? कांग्रेस तो पूरे देश पे राज कर चुका है। चिराग को क्यों छोड़ रहे हैं? वहाँ भी तो चिराग का भी चर्चा ठीक ही बोले बाबा चिराग। अरे वो वही हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की बात कर लीजिए, आवाम मोर्चा भी वहाँ भी संतोष। लेकिन हम इसलिए चर्चा इन लोगों की है कि सबसे पहली बार जब आए थे कन्हैया ना, तो सबसे ज्यादा परेशान कौन हुए थे? नीतीश और लालू हुए थे। हो सकता है कि हाईजैक कर ले। और सबसे ज्यादा डर, नीतीश से भी ज्यादा डर लालू यादव को हुआ था कि मेरा जो बेटा, जिसको हम सब कुछ करके और परिपक्व बना दिए, राजनीति करने लायक बना दिए, उप मुख्यमंत्री बना दिए, तो इसका जो वोट बैंक है उसको कहीं ना कोई छीनने ना आ जाए। क्योंकि जो स्पार्क की बात बाबा कर रहे थे कन्हैया का, सही में अगर आप और हम, चाहे आम आवाम भी अगर उनको अगर सुनेगा 10 मिनट 20 मिनट ना, तो वो स्पार्क वास्तविक में है और नॉलेजेबल पर्सन है। मुझे लगता है कि बिहार में अब तक जितने युवा में लीडर हैं, उससे सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन वो हैं। लेकिन इसी बात से डर था लालू और एंड में जिसको आप जोड़ लीजिए कि अगर कन्हैया का स्पार्क से अगर बिहार का युवा कनेक्ट हो गया उस स्पार्क से, तो हो सकता है जेपी जैसा क्रांति पहले हो चुका है, युवा क्रांति में अगर कन्हैया सबसे आगे अगर निकल जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा बाबा, अब दूसरी बात ये हम करते हैं, जिस साजिश की हम बात कर रहे थे शुरू में, एक खास तरह की साजिश की जा रही है कन्हैया की इस यात्रा को लेकर के। साजिश इसलिए भी की जा रही है कि साजिश करके हम कन्हैया की यात्रा को फेल बता देंगे। पार्टी के शीर्ष नेताओं को लगेगा कि कन्हैया की इस यात्रा से कोई फायदा बिहार में नहीं हो रहा है और कन्हैया बैरंग यहाँ से वापस चले जाएंगे। और ये साजिश पता चला है हमको गुप्त सूत्रों के आधार पे कि ये साजिश आरजेडी की तरफ से की जा रही है और इस साजिश के सबसे बड़े सूत्रधार कांग्रेस के कप्तान हैं बिहार के। अब इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है, ये बताइए। देखिए निशिकांत जी, आपको ये कहाँ से जानकारी मिली है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि जब आपसे कोई डरने लगे, आपको कमज़ोर करने की कोशिश करने लगे, आपके पीछे खड़ा हो जाए, तो इसका मतलब है कि आप में ताकत है, आप में सामर्थ्य है, आप सामर्थ्यवान हैं। कन्हैया ऐसे शख्स नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको गिराते गिराते उनके पीछे साजिश करते करते रह गई। कन्हैया कुमार पीछे हटे क्या? देखिए, कन्हैया कुमार में एक बाई बॉर्न कहा जाता है ना, वो राजनेता की छवि है। एक युवा होने के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से अपनी बातों को रखा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े दिग्गज, जिनको आप समझते होइएगा तोप हैं, मिसाइल हैं, डायनामाइट हैं, अणु हैं, परमाणु हैं, उन सबको मीडिया डिबेट में उन्होंने चित किया। अभी बालकृष्ण जी बता रहे थे कि उनमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी टैलेंटेड है। निश्चित रूप से किसी भी विषय पर आप बात कर लीजिए कन्हैया से, तो निश्चित रूप से वो हर विषय के ज्ञाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर्वज्ञ हैं, लेकिन कन्हैया कुमार में ये क्षमता जरूर है
कृष्णा अलावारू को भेजने के पीछे का कारण यही है। आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ जी। पहली बार जब राहुल गांधी आए थे तो मैंने खबर किया था, मैंने बताया भी था कि ये बहुत कम क्षीण संभावना है कि राहुल गांधी लालू परिवार के साथ किसी सदस्य से मिलें। लेकिन आपने देखा होगा, तस्वीरें आपके पास भी होगी, जब राहुल गांधी पहुँचे मौर्या होटल में तो उससे पहले ये पता था कि राहुल गांधी का मौर्या होटल में कार्यक्रम है, तो उसी मौर्या होटल में अपनी कार्यकारिणी की बैठक रख लिया था राष्ट्रीय जनता दल ने। और राहुल गांधी का एयरपोर्ट पर आने से लेकर के होटल पहुंचने तक तेजस्वी यादव इंतजार करते रहे कि कब आते हैं, उनसे मिले हम। और आपने देखा होगा कि सबसे पहले गर्मजोशी से स्वागत उन्होंने ही किया। आपने एक बात बहुत अच्छी कही है कि जो कप्तान हैं कांग्रेस के, उन पर संदेह पैदा होता है। संदेह क्या होता है? सर्वविदित है। नहीं, उन्होंने जितना कमजोर किया है, तथ्य भी है बाबा, तथ्य ये है कि आरजेडी के समर्थित जो तमाम मीडिया है सिर्फ वही उसको कन्हैया की यात्रा को फेल बता रहे हैं। शक इसलिए भी है कि कप्तान जो है वो भी आरजेडी का समर्थन से बने हुए हैं। नहीं, तो शक तो जाएगा ही जाएगा। निशिकांत जी, मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आरजेडी समर्थित मीडिया अपना काम करती है। मीडिया का कुछ काम, मीडिया तो साफ साफ लिखी है बाबा कि हमको पैसा नहीं मिला इसलिए हमने विरोध कर रहे हैं। देखिए, आपके पास अगर हम कोई नोटिफिकेशन भेजते हैं तो आप उसी पर खबर कीजिएगा। तथ्यों को जानकारी लेना भी मीडिया का एक बहुत बड़ा काम है। तथ्य कितना मजबूत है, अगर आपको हम कोई नोटिफिकेशन भेज दिए, कोई खबर भेज दिए, फेक खबर, अभी आप देखिएगा फेक खबरों का एक बारिश आया हुआ है जब से सोशल मीडिया चल रहा है। निशिकांत जी, एक बात आप देखिएगा, पुरानी तस्वीरों को ला करके AI जब से आया तब से नई प्रयोग किए जा रहे हैं। ये बात हम मान सकते हैं कि असफल और सफलता के बीच में थोड़ा सा अ का अंतर होता है, और वो अ लगाना हमारा काम है, हम करते हैं। उसमें एक लाइन हम जोड़ेंगे। हाँ, जोड़िए। हम जोड़ेंगे इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछले दिनों अखिलेश सिंह के खिलाफ में एक माहौल बना हुआ था, कन्हैया आके उनको संजीवनी दे दिए। कन्हैया आके करेंगे कन्हैया, लेकिन नाम तो प्रदेश अध्यक्ष का ही होगा ना। कन्हैया के वजह से अब अखिलेश सिंह थोड़ा सा पुनर्जीवित हो गए, तो उनके खिलाफ एक माहौल बना हुआ था और उनको हटाने की यहाँ से लेकर दिल्ली तक माहौल बना हुआ था। एक बात है, अभी भी उनसे ऐसा नहीं है कि अखिलेश सिंह को लेकर के बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो गई है भारतीय कांग्रेस, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो गई है। अखिलेश सिंह चूँकि पार्टी के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है, जब तक वो पद पे हैं तब तक पद पे रहेंगे। आप अशोक चौधरी का ही उठा के देख लीजिए। अशोक चौधरी जितने दिन रहे उनसे नाराजगी बहुत लोगों को रही, लेकिन पद पे बने रहे तो उनकी बातों को मानना भी था। इन सारी परिस्थितियों को आप अगर एक जगह खाने में रख करके देखें तो अखिलेश सिंह हमेशा से कटघरे में खड़े रहे। चाहे 2024 का चुनाव देख लीजिए आप, उनको चाहिए था कि पहले सीट शेयरिंग का समझौता कर लेते, लेकिन करने में सफल नहीं हुए। कांग्रेस ने दिल्ली से पप्पू यादव को भेजा और उन्होंने कह दिया कि मेरे यहाँ तो आके ज्वाइन नहीं किए हैं, तो हमको सिंबल कहाँ से देंगे। यही बात आपने देखा होगा, सबसे पहले जब पप्पू यादव दिल्ली से आए थे तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मिलने गए थे, तो मैंने तब भी कहा था कि दोनों से मिलने और बॉडी लैंग्वेज में बहुत अंतर है। मैंने उसी समय कह दिया था, आपने अगर देखा होगा मेरी खबरों को, मेरे विश्लेषण को, तो मैंने उस समय ही कह दिया था कि ये मुलाकात, भले ही पप्पू यादव समझ रहे हो कि ये मुलाकात उनकी, मैंने जो जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने भेजा उनको कि जाकर के उनसे आशीर्वाद ले लीजिए, लेकिन जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ मुलाकात लालू प्रसाद ने की और तेजस्वी यादव ने की, मैंने उस समय कह दिया था कि ये बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं बता रहा है, पप्पू यादव के हक में नहीं है। और यही हुआ भी। अंततः आपने देखा होगा कि पप्पू यादव को निर्दलीय लड़ना पड़ा। आज भी पप्पू यादव अपने व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस का सदस्य बताते हैं, कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। अखिलेश सिंह से अभी भी आपने देखा होगा कि हवाई जहाज में मुलाकात उनकी हुई, बातचीत भी हुई, उन्होंने कहा भी कि नहीं वो तो हमारे अध्यक्ष हैं। लेकिन फैक्ट यही है कि जितना जल्दी हो सके, अप्रैल आते आते तक आप देखिएगा कि अखिलेश सिंह के हाथ से कमान छीना जाएगा। ये जैसी सूचनाएं मेरे पास हैं दिल्ली से, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। और बिहार में एक नए अध्यक्ष के रूप में आप किसी और को देख सकते हैं। दूसरा तथ्य ये हम दे रहे हैं कि अध्यक्ष तो लालूवादी हैं, जिसमें कहीं कोई डाउट नहीं है जी। अब कांग्रेस की जो ये यात्रा है, नौकरी दो यात्रा, इस यात्रा को का आयोजन किया है यूथ कांग्रेस और NSUI। जी। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं शिव प्रकाश गरीबदास जी, ठीक है जी। और NSUI के प्रदेश अध्यक्ष हैं जयशंकर प्रसाद उर्फ सूरज सिंह यादव जी। और दोनों हम
जातिवाद पर नहीं जा रहे हैं आप। नहीं, आप जो कह रहे हो नहीं मानिए, आप जो कह रहे हो दोनों यादव हैं, जी, ठीक है जी। तो प्रदेश अध्यक्ष भी जो है लालूवादी हैं और ये लोग भी कहीं ना कहीं लालूवादी हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति जो हुई होगी, इनका जो चयन किया गया होगा पद पे, तो अखिलेश सिंह की मर्जी से ये हुआ होगा। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि कन्हैया आए और जो है छा जाए, कन्हैया कांग्रेस को बदल दें और हम लोग का साम्राज्य खत्म हो जाए। मैं आपको बहुत इंटरनल बात बता रहा हूं। गांधी सीधे सीधे लालू जी को नाराज नहीं करेंगे, लेकिन उस सब प्लान वही है, कन्हैया को लाने का मकसद वही है। मैं बहुत इंटरनल बात आपको बता रहा हूँ, बहुत इंटरनल बात बता रहा हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है और जो लोगों से मेरी बातचीत होती है बड़े लेवल पे, उनमें कृष्णा और लावरू जब से आए हैं तब से उन्होंने मौर्य होटल में बैठ करके और पुराने जो कांग्रेसी हैं जो नाराज चल रहे हैं, चाहे किसी कारण से भी नाराज चल रहे हों, दूरियां बन गई हो या एक्शन में रहते हुए भी इनएक्टिव हो गए हों, पार्टी में रह करके भी वो हाशिए पर हों, उन सभी लोगों को फ़ोन कर करके उनके घर जा करके उनसे मिल करके उनको बुला करके वो लगातार एक एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसका फायदा पार्टी को होगी। ऐसा ही कुछ अशोक चौधरी के रीजन में भी हम लोगों ने देखा था, बिल्कुल 2014-15 में जब वो पार्टी का कमान उनके हाथ में आया था और नतीजा भी निकला भी उसका निकला था। आपको याद होगा अशोक चौधरी से तो मेरी एक बार बातचीत भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये ऑफ द रिकॉर्ड मैं बात बता रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि नहीं आप बाबा ठीक नहीं बता रहे हैं, 25 से 30 सीट नहीं आएगा, कुछ कम आएगा, लेकिन मैंने दावा किया था 25 से 30 जो मेरा अपना सर्वे था उसके हिसाब से। खैर इन सारी बातों के बाद अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कांग्रेस को लेकर के, उसमें एक चीज़ तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कांग्रेस का आप भले ही बता दें कि फलाने जाति के हैं, फलाने जाति के हैं, फलाने जाति के, फलाने जाति के हैं, लेकिन ये सारी चीज़ जो हम आप समझ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी, वो नहीं समझ रही होगी, वो भी समझ रही होगी। कभी कभी होता क्या है ना कि एक हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी भी युद्ध को लड़ने की जो कलाएं हैं उनमें साम दाम दंड भेद है, लेकिन पांचवा भी एक है, मैत्री। जब इन चारों से काम नहीं चलता है तो मैत्री करके किसी का भी आप किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। ये प्रेम और युद्ध दोनों में लागू होता है। और जो परिस्थितियां हैं उसमें ठीक कहा बालकृष्ण जी ने कि सीधे सीधे नहीं, लालू प्रसाद को बीच एंड वक्त पे ले जा करके झटका देगी। जैसा कि आपने देखा होगा अन्य राज्यों में, हरियाणा में आपने देखा क्या स्थिति हुई। भले ही भारतीय जनता पार्टी जीत गई, लेकिन कांग्रेस एक डेग भी पीछे नहीं हटी। संदेश दिया साफ। दिल्ली में आपने देखा, भले ही भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ली, लेकिन एक डेग भी पीछे नहीं हटी। क्षेत्रीय पार्टियों ने मिल करके पहले कांग्रेस को कमजोर किया, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के खेल से ही कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को कमजोर करके अपना जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, और इसमें कितना सफल होती है ये इस यात्रा के बाद आपको पता चलेगा। अच्छा, अब महत्वपूर्ण है। और यात्रा में सफल होगी कांग्रेस, इसको एकदम तय मानिए। और नया जान जो है ना, जिसका इंतजार कांग्रेस जनी कर रहे थे ना, वो आ गया है जान, अब कुछ दिन में दिखने लगा। आज तो पहला दिन है ना, और दूसरा दिन था कल शुरुआत के बाद। जैसे जैसे इधर यात्रा बढ़ेगी ना, कांग्रेस में नई ऊर्जा आएगी और उतना ही परेशान होंगे लालू यादव। और जो कहा जाता था एनडीए की तरफ से कि उनके विधायक छिटकेंगे, करेगी कांग्रेस खेल, और उसका असर होगा, एनडीए को फायदा होगा, और विलीन होंगे कौन, तो जो सबसे ज्यादा कांग्रेस का हाशिए पर लाए वो। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि इतना सब कुछ तभी हो सकता है जब कांग्रेस अपने संगठन को न सिर्फ मतलब मेन विंग को, बल्कि यूथ विंग को, छात्र विंग को भी नए सिरे से बदलाव संगठन में करे, तभी यह संभव हो पाएगा। 2015 के चुनाव से अभी तक कांग्रेस का कोई संगठनिक ढांचा तैयार नहीं है। जो अशोक चौधरी ने किया था वही है, अब उसी ढांचे पर अब तक चल रही है। तो सीधी सी बात है कि ऊपर से नीचे तक उसको बदलने की ज़रूरत है। और इसमें कांग्रेस का जो मेन नेतृत्व है, वो थिंक टैंक जो है वो अपना काम शुरू कर चुका है। अब देखिए बहुत जल्दी बहुत कुछ बदलने वाला है, और कांग्रेस एक नए स्वरूप में आपको नजर आएगी। अप्रैल के बाद आप देखिए ना, अभी नीतीश कुमार का भी फैसला आना बाकी है, ये भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। नीतीश कुमार के फैसले के बाद ही आप बिहार की राजनीति का कोई भविष्य आप बता सकते हैं। और नेता वैसे भी, नेता अगर मजबूत हो जाते हैं, नेता कोई अगर जिनको सामने उनके पास अगर ताकत मिल जाता है ना, और बागडोर की बात, हम ताकत नहीं, बागडोर अगर मिल जाता है नेता, अच्छे नेता, तो फिर बाकी सब कुछ स्वतः ठीक होने लगता है। जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी ना, बार बार कर यात्रा बढ़ेगी, उमंग जोश खरोश जितना, और उसके बाद जितना प्लानिंग करके रखा हो तो सब इम्प्लीमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और इस चर्चा को अब हम यहीं पे विराम देते हैं। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं इस चर्चा के बारे में, इसमें जितने भी तथ्य निकल करके सामने आए हैं उन तथ्यों के बारे में क्या सोचते हैं, बाबा की बातों के बारे में क्या सोचते हैं, और बाल जी के आप चर्चा करते रहते थे। हाँ। कांग्रेस अकेले लेफ्ट के साथ मिलके चाहे किसी के मिलकर लड़ सकती है, तो उसका भी सुगबुगाहट हो सकता है, इसको भी चर्चा कर लीजिए आप। चलिए, तमाम बातों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम अगले वीडियो में फिर से आपको एक नए कांग्रेस के बारे में बताएंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।